हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे ऑफ द चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। एंड पार्ट 3 में हम जो रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, हम पार्ट 3 में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम ऑफ कोर्स पहले तो फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस, जो हैंसेल ने गैस, ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम उन्होंने इन्वेंट किया था, हम उसके बारे में जानने वाले हैं अबाउट गैस। उसके बाद ये हैंड सेली के बारे में है, बोला है की फीचर्स हैं। फिर वो 3 स्टेजेस ऑफ गैस। फिर स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज। एंड या आज इतना ही करने वाले हैं हम लोग। तो आई स्टार्ट। तो गैस, तो किसने इन्वेंट किया था? फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस, which is who is Han Siley. So Han Siley, as per him, an individual will respond with the same psychological pattern of reaction regardless of the cause of threat of stressors. तो एक मान लो कि A है और ये B, इसको काम दे दिया है एंड डेडलाइन बोला है। डेडलाइन मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए ही हैज बंच ऑफ फाइल्स केप्ट ऑन हिज टेबल। उसको बहुत बर्डन कर दिया है काम ऑफ, सो मच ऑफ वर्कलोड इज देयर एंड डेडलाइन ओनली 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको स्ट्रेस आ रहा है। और ये मान लो ये क्लास 12 का स्टूडेंट है, ठीक है, एंड इसके प्री बोर्ड जाने वाला है दिस बी। इसको सब कुछ पढ़ना है, मतलब अगर हिस्ट्री इन साइंस, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना, हिस्ट्री बोलो, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है ना। तो ये सब तो पढ़ना होगा उसको। प्लस क्या बोलते हैं ना, ही हैज प्री बोर्ड्स एंड देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन। मतलब ऐसे डेट शीट में उसे 15th को ये केमिस्ट्री, 16th को बायो, 17th को फिजिक्स। तो अगर नहीं है बंद तो कैसे कर पाएगा, तो उसको भी स्ट्रेस आएगा, है ना, कैसे हो पाएगा। एंड ही ओनली हैज 2-3 days लेफ्ट। तो भाई सेम, तो यहाँ हैंड सैली क्या बोल रहे हैं, एज पर हिम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड विद द सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न। मतलब सेम इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होगा, सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ रिएक्शन, मतलब सेम साइकोलॉजिकल, जो मतलब जो भी आपको कोई भी एक सिचुएशन दिए है, तो एनी इंडिविजुअल will respond with the same psychological pattern regardless of the cause of threat or slash nature of stress. कुछ भी, मतलब कोई भी थ्रेट या नेचर ऑफ स्ट्रेसेस का कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट दे विल हैव द सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न, दे विल हैव द सेम रिएक्शन। मतलब वो डरेंगे, ऑफ कोर्स दे विल बी स्कैर्ड, दे विल बी एंजियस, है ना, दे विल वरी अ लॉट। तो हांस अली यही बोलते हैं, ठीक है। Many researchers, however, do not agree with the Hans theory. They believe the response cannot be general and non-specific for any stimulus. अब ये बोल रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि वो हैंस साइले की थ्योरी से दे डू नॉट अग्री विथ हिम, बिकॉज जो रिस्पॉन्सेज कैन नॉट बी जनरल, है ना। जनरल मतलब दे कैन नॉट हैव दैट सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उनका सेम नहीं हो सकता। एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर एनी स्टिमुलस। अब नॉन स्पेसिफिक मतलब हमने अगर मान लो हमने पढ़ा है यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, अगर हम इन रिसर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, यूस्ट्रेस मोटिवेट करने के लिए काम देता है। मान लो इसके पास अभी टाइम है ना, इसके पास अभी मतलब 4-5 months हैं, तो भाई वो धीरे धीरे करके पढ़ेगा, धीरे धीरे करके उसको बस यूस्ट्रेस आ रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन score full marks, I can score good marks, I will I will pass my chemistry exam, है ना। तो वही बोल रहे हैं, तो मैंने रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि दे डू नॉट अग्री। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी देख लिया, और हैंड्स वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने थोड़ा बहुत मतलब समझ लिया। की फीचर्स ऑफ गैस मॉडल। अब की फीचर्स मतलब हमें पॉइंट्स देंगे कि उन्होंने गैस अगर बनाए हैं तो उसमें क्या क्या
मतलब उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की हैं. So I subjected human beings and animals to stressful situations in his experiment to observe bodily response of both. तो इन्होंने ह्यूमन बींग लिया एक, राइट, एनिमल्स लिए, है ना. अब इन्होंने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में देखा कि भाई हाउ डू दे रिएक्ट, मतलब एनिमल्स का क्या रिस्पॉन्स है स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एंड ह्यूमन बींग्स का क्या कैसे रिस्पॉन्स है इन stressful situations. He subjected animals to tough conditions like high temperature, insulin injections in the laboratory. He observed a pattern of bodily responses of patients suffering from major illness, and he observed a similar pattern of bodily response in both in humans and animals. This pattern is called general adaptation syndrome. अब ये क्या है, इन्होंने एनिमल्स को इन टफ कंडीशंस में रखा था. Tough conditions like high temperature, insulin injections in the lab में. So he observed a pattern of bodily response of patients suffering from major illness, and he observed a similar pattern of bodily response both in humans. अब उन्होंने एक similar pattern देख लिया of the stressful response, not stressful responses, मतलब response they how they responded, and they have that pattern of bodily responses of patients suffering from major illness. मतलब ह्यूमन का उन्होंने पेशेंट्स, मतलब मेजर इलनेस, जो पेशेंट्स वो सफरिंग फ्रॉम मेजर इलनेस, उनका उन्होंने ऑब्जर्व किया पैटर्न, और एनिमल्स को उन्होंने टफ कंडीशन में देखा. दे हैव द सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सेस. सिमिलर मतलब एनिमल्स एंड ह्यूमंस, they both had they both had a similar response pattern, the similar pattern of bodily response in humans and animals. अब वही उन्होंने सिमिलर पैटर्न देखा बॉडी रिस्पॉन्स इन बोथ, कि दोनों का जो बॉडी पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न था ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स. दे बोथ वर सिमिलर, एंड उस पैटर्न का नाम रख दिया जनरल अडेप्टेशन. उन्हीं का नाम रख दिया उन्होंने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. और उसमें 3 स्टेजेस आते हैं: अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन. अब पढ़ते हैं अलार्म रिएक्शन. मतलब इसमें क्या होता है, एड्रिनल पिट्यूटरी एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, जो हॉर्मोन्स हैं उसमें वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक एड्रिनल, कॉर्टिसोल. उसकी वजह से बॉडी क्या होती है, बॉडी इज रेडी फॉर फ्लाइट और इज रेडी फॉर फ्लाइट और फाइट. ठीक है. तो एड्रिनल और कॉर्टिसोल वाले जो हार्मोन्स होते हैं, द प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस स्ट्रेसर. जो नॉक्सियस स्ट्रेसर है, जो स्ट्रेसर पैटर्न है हमारा, है ना, उसकी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं जो एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम.
और उससे वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, एंड द बॉडी इज रेडी फॉर फ्लाइट और फाइट। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस स्टेज, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, एक पीरियड के बाद लंबा चल रहा है ना, इट लीड्स टू रेजिस्टेंस स्टेज एंड द पैरासिटिस कॉल्स फॉर केयरफुल यूज। हमारा जो जो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट कॉल्स, मतलब वो हमारे अंदर रिस्पॉन्स मतलब ऐसे बोल रहे कि अपने बॉडी रिसोर्सेज का जो बहुत कॉशियसली यूज करो, बहुत केयरफुली यूज करो, एंड दिस वे एबल टू कन्फ्रंट द स्ट्रेस, मतलब उतना स्ट्रेस हम हैंडल कर सकते हैं। वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जब जो मतलब एकदम केयरफुली हमें अपने जो मटेरियल जो रिसोर्सेज है उसका ध्यान से रख के हम स्ट्रेस को कन्फ्रंट कर पा रहे हैं। बट अगर एग्जॉशन स्टेज में आ जाए कि ज़्यादा एक्सपोजर हो गए और ज़्यादा स्ट्रेस मतलब इतना बढ़ गया है, एंड उसकी वजह से हमारा बॉडी एकदम ड्रेन हो जाता है, एग्जॉशन स्टेज में आ जाता है, और उसमें क्या होता है, सारे रिसोर्सेज भी बहुत कम हो जाते हैं, एंड इट इज एंड somehow deals with the stressful situation, मतलब एकदम ऐसे मतलब एकदम बॉडी रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, है ना, तो इट इज नॉट गुड थिंग एग्जॉस्शन स्टेज में। it somehow deals with the stressful situation. Physiological system involved in alarm reaction stage and become ineffective, and the chances of high blood pressure increases. The physiological systems थे involved थे in both these stages, अब क्या होता है, अब वो इनफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इट बिकम्स इनफेक्टिव, एंड उसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस वाज फॉर गैस मॉडल, हमने समझ लिया गैस मॉडल क्या है, किसने डिस्कवर किया है ना, किसने इन्वेंट किया है, मतलब हैंस आई ने, वो इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। अब आते हैं स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, तो रिलेशनशिप ये आ सकता है in your pre-boards actually. Stress and immune system. It is elaborated below. There is a direct correlation between increase in levels of stress and impairment in the working of immune system. एक direct correlation बना हुआ है. It is linked. Not I would say linked. मतलब somehow it is थोड़ा बहुत you can say linked in which in between the increase in levels of stress and impairment in the working of immune system. अगर जब लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, देयर इज इम्पेयरमेंट इन वर्किंग। Taking too much stress can hamper the working of the immune system, which is responsible for protecting the body from attackers within the body and outside the body. अब यहाँ बोल रहे हैं अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस हो लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा मतलब हैम्पर हो जाता है, वो मतलब अच्छे से वी वोंट बी एबल टू आवर बॉडी विल बी आई वुड से there would be जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इफ इट हैम्पर्स तो भाई फिर गड़बड़ हो जाता है, देन हमारा जो बॉडी है इट वोंट बी एबल टू फाइट विद द अटैकर्स ना, जो मतलब ये फीवर शीवर जो हो जाता है, तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वी विल बी प्रोन टू ऑल द डिजीजेज, है ना, डिजीजेज जैसे कोविड में अगर मैं मान लो कोविड कोविड क्यों ज़्यादा लोग मतलब ना को आई वोंट से कोविड क्यों ज़्यादा हुआ, बट अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो डिजीज लाइक कोई भी डिजीज हो सकता है हमें, है ना, विल बी प्रोन टू डिजीजेस। तो यही है कि आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो तभी होगा ये, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द अटैकर्स, हमारा इंटरनली एंड आउटसाइड द बॉडी, है ना, विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, बट अगर वो ही नहीं वो चीज़ अगर हम ज़्यादा हैम्पर हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। Psycho, neuroimmunology studies the link between mind, brain, and immune system, and the effect stress has on working of the immune system. Now,
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक स्टडी क्या स्टडी करता है, द लिंक बिटवीन द माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम। एंड उसमें वो ये भी बताया कि विच द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस व्हिच हैज वर्किंग ऑन द इम्यून सिस्टम, कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ जाता है तो इम्यून सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इफेक्ट हो जाता है, हाउ इट गेट्स अफेक्टेड। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। हाँ, सॉरी, ये लाइन नहीं है, आई जस्ट क्रॉस। Lifestyle is defined as the overall pattern of a person's day to day decision making and the way he she lives a life that determines their health and quality of life. स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल ये बोलता है, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल में हम लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल का क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज अ ओवरऑल पैटर्न। क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन लाइफस्टाइल, कि भाई जो एक ओवरऑल पैटर्न, ओवरऑल रूटीन ऑफ अ पर्सनस डे, उसके routine in the sense कि वो how the person makes day to day decision making, how he she lives the life which determines their health and the quality of life they have, that is lifestyle। कि मतलब उनका determine करता है the way about the how they live, that determines their health and the quality of life, and how do they make day to day decision, how do they make decisions, if they're making for them, how it can be a correct decision, it can be a wrong decision. So it is an overall pattern of a person's day-to-day decision making and the way he she lives a life that determines their health and quality of life, कि भाई कैसे वो उनका हेल्थ ठीक है, हाउ इज देयर लाइफ, है ना, अच्छा चल रहा है लाइफ में, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, तो वही सब लाइफस्टाइल में आ जाएगा। There is a direct correlation between high levels of stress and an unhealthy. Exactly. अगर आप स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हो, उससे क्या होता है, एक बिंज ईटिंग भी आपने सुना होगा, बिंज ईटिंग, है ना, तो डायरेक्ट कोरिलेशन बन रहा है ना, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल बन रहा है, क्योंकि आप बिंज ईटिंग कर रहे हो तो उससे आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स you're नॉट ओके, नॉट फीलिंग गुड, है ना, बिंज ईटिंग कर खा रहे जा रहे हो, स्ट्रेस के टाइम में खाई जा रहे हो, है ना, तो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। People who are highly stressed have poor nutritional habits, disturbed sleep patterns, and no fitness regime to look after their health and well-being. अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, they have poor nutritional habits मतलब lack of nutrition, है ना, प्रोटीन ज़्यादा नहीं खा रहे, प्रोटीन कम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, they don't sleep properly, they have disturbed sleep patterns, and they don't have that fitness regime, मतलब भाग जिम नहीं जा रहे हैं ना, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक भी नहीं कर रहे हैं, टू लुक आफ्टर देयर हेल्थ एंड वेलबींग, उनके वेलबींग के लिए दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स ना, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ। And I'm talking about people who are very stressed, who are highly stressed. A proper and healthy lifestyle has following prerequisites, which is positive thinking, always be positive, है ना, अगर कोई भी सिचुएशन आए बस जस्ट बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, there should be a balanced meal, it should contain proteins, it should contain carbohydrate, it should contain vitamins, minerals, है ना, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। there should be some exercise as well, रनिंग जाओ, वॉकिंग जाओ, है ना, कुछ खेलो अब विथ योर फ्रेंड्स, या कुछ करो, मतलब अपने बॉडी को कुछ ऐसा, मतलब है ना, एक्टिविटी होना चाहिए। देन सोशल सपोर्ट, there should be family supporting you, talk to your family, है ना, spend some quality time with them, है ना, I'm sure they'll of course support you, right? So this is about stress and lifestyle। coping with stress हम थोड़ा कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, coping with stress, ठीक है। So coping is defined as a dynamic situation specific reaction
and coping is also relative in nature. तो एक specific reaction to a dynamic situation. Dynamic situation मतलब कोई भी stressful situation है या कोई भी ऐसे specific situation है, मान लो मतलब एक डायनामिक सिचुएशन है, मान लो कोई भी आपको, जैसे हम पढ़ेंगे टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ना, तो उसमें एक मतलब हम लोग सिचुएशंस देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो एंड मैं बताऊंगा कि कोपिंग कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, डायनामिक सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको कुछ काम कंप्लीट करना है ना, एंड आपको समझ नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स आप पहले क्या करोगे, आप उसका एक इंटरनेट में समझोगे कि भाई ये क्वेश्चन आप समझा लिखोगे, एंड आपको ऑफ कोर्स गूगल बताएगा, या एआई भी आ रहा है, एआई से पूछ सकते हो, है ना, कि भाई कोपिंग जैसे कोई भी हो सकता है। तो उसमें मैंने टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के बारे में बोला कि यू विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन अ क्लियर मैनर एंड कोपिंग विद द सॉल्यूशन। कि आप समझो कि क्वेश्चन को आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो कि कैसे कर रहे हैं, हाउ टू अप्रोच इन दिस प्रॉब्लम, है ना। तो कोपिंग हुई हो गया, मतलब ऐसे नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट एज एन एग्जांपल मैं आपको, कि डायनामिक सिचुएशन है ना, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो दैट वाज वेरी वीक, आई एम सॉरी, बट अगर आपको नहीं समझ आया, आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, आई यू नो डू माई बेस्ट टू clear your doubt. So coping is defined as a dynamic situation specific reaction. तो इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है हमारा, है ना। स्पेसिफिक रिएक्शन, हाउ टू कोप अप, मतलब कोप अप इन द सेंस हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ कैन वी डील विद, हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, हाउ टू कम अप विद, हाउ टू डील विद एन विद एनी ऑफ द सिचुएशंस। तो या कुछ भी, मतलब कोपिंग से क्या मतलब हम समझ सकते हैं, एक तो ये चीज भी है कि भाई कोई भी स्ट्रेसफुल रिएक्शन है ना, तो हाउ टू कोप अप विद दैट, कि हम लोग कैसे उसको, हम लोग कैसे कोप करेंगे, है ना। फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो कोप कर रहे हैं मतलब, या फिर कोई भी हम लोग प्रॉब्लम है ना, हाउ टू कोप अप विद दैट। तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, and it is also relative in nature. Various strategies have been suggested by psychologists to deal with stressful situations, which are discussed below. हम लोग पढ़ेंगे पहले एडलर और पाका के, which is task oriented strategy, emotion oriented strategy, and avoidance oriented strategy. Task oriented strategy क्या बोलता है? It focuses on understanding the problem in a clear manner and coming up with the solution of the same. कि भाई अगर आपको कोई भी एक सिचुएशन दिया जाता है, तो हम उस चीज को समझने में कोशिश करेंगे, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग हियर, है ना, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सिचुएशन, एंड उसके बाद हम लोग एक सोल्यूशन लाएंगे कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज टास्क ओरिएंटेड। इमोशन है कि भाई इमोशनल, इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि हम अपने एक्सप्रेशंस जो है ना, हाउ कैन वी प्रॉपर एक्सप्रेस दोज इमोशंस, एंड हमारा जो इमोशंस, इफ यू नो, हाउ कैन वी हैव टू मेक दैट स्टेबल, वी हैव टू मेंटेन दैट इमोशनल स्टेबिलिटी। देन वी हैव अवॉइडेंस ओरिएंटेड, की अवॉइडेंस की भाई मान लो किसी, अब यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज अमन, चलो मान लो ये अमन है। अमन को मिलता है बहुत सारा होमवर्क इंग्लिश में, देन वी हैव एसएसटी में बहुत सारा होमवर्क मिलता है। तो और उसको टीवी देखने का बहुत मन था, इट्स 7 PM, है ना, इट्स 7 PM, उसको टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है, जैसे टीवी। तो क्या होता है अवॉइडेंस में कि भाई वो इस चीज को अवॉइड करेगा, इन चीज को अवॉइड करेगा, वो टीवी देखेगा, एंड अपने कोई थॉट्स आ रहे हैं ना कि भाई कैसे होगा, वो सप्रेस कर देता है, एंड वो इट रिप्लेसेस विद सेल्फ प्रोटेक्टिंग थॉट्स, कि भाई मैं क्यों होमवर्क करूं, मेरा मन नहीं है ना, मैं हर टाइम होमवर्क ही करते रहता हूँ, है ना, मुझे टीवी देखने का मन है, मैं टीवी देखूंगा। तो वो अवॉइड कर रहा है, ही इज अवॉइडिंग द वर्क एंड ही इज वॉचिंग टीवी एंड ही इज सप्रेसिंग दोज स्ट्रेसफुल थॉट्स विद सेल्फ प्रोटेक्टिंग थॉट्स, मैं हर टाइम होमवर्क करते रहता हूँ, है ना,
मैं क्यों करूँ अभी होमवर्क, मेरा मन नहीं है, मुझे इंग्लिश और एसएसटी का होमवर्क करना ही नहीं है, मुझे टीवी देखना है। दिस इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। देन अब हम पढ़ते हैं लाजरस और फोकमैन के, जिन्होंने दो दो चीजें मतलब स्ट्रैटेजीज की थी, इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज। ये इमोशन फोकस्ड है, वो इमोशन ओरिएंटेड था, ठीक है। इट फोकस ऑन साइकोलॉजिकल चेंजेस व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इमोशंस इन्वॉल्व venting out feelings of anger and frustration, and it is effective when the situation is not under our control. अब क्या होता है, अब सब ये अमन मानो, चलो अमन है, उसने होमवर्क नहीं किया, है ना। अब वो सबसे डांट खा रहा है, मम्मी से डांट खा रहा है, टीचर से डांट खा रहा है, पेरेंट्स मम्मी से डांट खा रही हैं, फिर लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, है ना। अब इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब क्या होता है, अब ये घर जाता है, मिरर में देखता है अपने बाथरूम के शीशे के मतलब मिरर में, और अपना पूरा भड़ास निकाल देता है, फ्रस्ट्रेशन, कि भाई टीचर ये क्यों बोल सकती है, हर टाइम होमवर्क करता हूँ, इस बार नहीं होमवर्क किया तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये पूरा गुस्सा निकाल रहा है। तो दैट इज इमोशन फोकस, पूरा अपना अपना भड़ास बाहर निकाल रहा है, अपना गुस्सा जो भड़ास है वो बाहर निकाल रहा है मिरर के सामने। तो ही इज वेंटिंग आउट हिज फीलिंग्स, ठीक है। तो ये आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आएगा इमोशन फोकस्ड। अब आते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड। इन रिड्यूसिंग द थ्रेट व्हिच दिस कैन कॉज, focus on reducing which in it focus on reducing the threat which the situation can cause, and it helps in increasing a person's knowledge and self about a problem. It is effective when the situation in our control. अब क्या हो रहा है, चलो, ये है अलीजा और अलीशा, इसका है कल मैथ्स का एग्जाम, एंड इसको सारे कॉन्सेप्ट पता है, शी जस्ट नीड्स टू प्रैक्टिस। तो ये सोचती है कि भाई चलो आज मैं अपना पढ़ाई करूंगी, आज पूरा दिन पढ़ लूंगी, है ना, और कल जब मैं एग्जाम देने के बाद टीवी देखूंगी। तो उसको सिचुएशन कंट्रोल में है, उसने पता भी है, उसको कॉन्सेप्ट पता है, शी यूज्ड टू डू अ होमवर्क रेगुलरली, बस उसको प्रैक्टिस करना था। तो अब प्रैक्टिस कर रही है, तो अब उसको पता है कि शी इज अवेयर दैट शी विल बी हैविंग अ मैथ्स एग्जाम टुमारो। तो वो पढ़ लिया उसने, सबको समझ आ गया, शी प्रैक्टिस her क्वेश्चंस। अब वो एग्जाम देख के अच्छे से एग्जाम दे रही है ना। तो दैट इज प्रॉब्लम फोकस, कि भाई वो प्रॉब्लम को शी इज अवेयर, शी हैज शी इज अवेयर अबाउट हर प्रॉब्लम, एंड उस सिचुएशन कंट्रोल में था, उसके कंट्रोल में था, तो शी डिड वेल इन हर एग्जाम। ऑफ कोर्स शी वुड डू वेल इन हर एग्जाम। हाँ, दिस इज प्रॉब्लम फोकस, कि भाई you're aware about your problem, self awareness about the problem, it is, and it will reduce the stressful situation na? It won't cause her to be, it won't cause, she won't be stressed, है ना। कि भाई उसको पता है, अगर उसको नहीं पता होता, उसको समझ नहीं आ रहा मैथ्स ना, उसने पढ़ा भी नहीं, तब बोल सकते थे कि सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, बट it was under it was in her control, it was under control, and there was no need to be stressed up, and there was no need to get to be know or to be anxious, to get and to have that anxiety or whatever, you know. So she was good, she was good in the sense she handled up the problem, she handled that situation. This is problem focus. So I hope आपको समझ आया, I hope you understood कि टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या है ना। तो आपको आई होप समझ आया, इन कोपिंग का डेफिनेशन भी समझ आया है। अगर आपको किसी भी स्लाइड में इफ यू हैविंग एनी डिफिकल्टीज, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको आपको आई डू माय बेस्ट कि भाई समझा सको इन द कमेंट रिस्पॉन्स देके। एंड या अब मैं आइदर मैं वीडियो, आई डोंट नो वीडियो बनाऊं या नहीं, बट ऑफ कोर्स आई विल डू माय बेस्ट कि आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं कमेंट सेक्शन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कैसा है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मतलब यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना, मेडिटेशन एक्सरसाइज। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, दैट हाउ यू कैन हैंडल स्ट्रेस।
रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपके हो जाएंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है ना, which reduce symptoms of stress. It keeps the BP and heart rate under control. Meditation, it is a sequence of techniques which aid in enhancing focus and attention and help in attaining a new level of consciousness. Exercise, एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, तो इट विल यू नो it will help in controlling the BP, heart rate. It will strengthen the immunity. Immune system आपका strength हो जाएगा. It controls blood sugar levels. Some of the most effective exercise are running, swimming, cycling, है ना, so you can exercise. Other effective stress management techniques are creative visualization, cognitive behavior therapy, biofeedback. तो ये सब हम लोग को पढ़ाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए इतना ही. आई होप यू गाइस लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू.